नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 75 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, दूसरे सेट के 75 प्रश्न हमने देख लिए थे। तो इस तरह से हमने कुल 175 प्रश्न अपने वीडियोस में अभी तक आपको भेज दिए हैं। और अब हम इन जो प्रश्नों को हम उनकी संख्या अब 200 इस वीडियो के माध्यम से पूरी कर लेंगे। यानी कि अब 76 से 200 नंबर तक हम प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको फ़ायदा देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, पीसीएस प्रारंभिक हो, पटवारी की परीक्षा हो या कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो या लोक सेवा आयोग की कोई भी सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको बेहद मददगार साबित होने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार आप इन प्रश्नों को देखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न, 76वां प्रश्न है, न्याय दर्शन किस महान विद्वान की देन है। तो न्याय दर्शन जो है साथियों, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि गौतम ने न्याय दर्शन दिया था, ऋषि गौतम ने। और अगर हम कपिल मुनि की बात करें तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का रहा है। और इसके अलावा जैमिनी ने पूर्वी मीमांसा दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है और जैमिनी ने हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक दर्शन पूर्वी मीमांसा दिया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जहाँ तक प्रश्न है, न्याय दर्शन किसने दिया, तो न्याय दर्शन साथियों गौतम ऋषि ने दिया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 77वां। एक प्रश्न है 77वां, नए संसद भवन में अशोक स्तंभ का अनावरण किस तिथि को किया गया था। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 2022 में किसी एक माह में आपने अगर पढ़ा हो या सुना हो तो अवश्य सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है, उसके सामने एक अशोक स्तंभ का इनाग्रेशन किया है, अनावरण किया है। तो उसने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी और उसके संबंध में काफ़ी आलोचनाएं भी बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष ने और क्रिटिक्स ने आलोचनाएं भी की। तो बहरहाल हम प्रश्न की ओर जा रहे हैं कि अशोक स्तंभ का अनावरण किस तिथि को हुआ था। तो साथियों, ये तिथि जो है 11 जुलाई 2022 को है। ये तिथि 11 जुलाई 2022 को है। और जो अशोक स्तंभ है, 3 शेरों का मुख दिखाई देता है, एक का नहीं दिखाई देता। और इसके सामने नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तस्वीर भी छपाई थी। और ये जो है इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। 78वां प्रश्न हम देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट के पिता का नाम क्या है। 78वां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट के पिता का नाम क्या है। देखिए, अंतिम मुगल सम्राट को पहले हम जानते हैं, आप सभी लोग समझते होंगे कि बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर 1858 में हमने क्रांति के दौरान देखा कि बहादुर शाह जफर को एक बार फिर से भारत का सम्राट घोषित किया गया। और उन्हीं के नेतृत्व में 1857 के गदर की जहाँ तक हम बात करते हैं कि उनकी लीडरशिप में वो हुआ दिल्ली में। बहरहाल प्रश्न ये है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे, उनके पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम साथियों, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर पहला आता है बहादुर शाह जफर के। जहाँ तक कार्यकाल की बात आती है, शासन की बात आती है, तो 1837 से लेकर के 1857 तक ये कार्यकाल में रहे। और उसके बाद इन्हें रंगून में निर्वासित जीवन जीना पड़ा और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य भी भारत से समाप्त हो गया था। 79वां प्रश्न है, गोविंद महल कहाँ स्थित है। गोविंद महल साथियों, इन चारों ऑप्शन में गोविंद महल जो है वो ग्वालियर में, जैसे कि मध्य प्रदेश में हम समझ सकते हैं कि ये गोविंद महल है और मध्य प्रदेश में दातिया जिले में ये गोविंद महल है। तो इस ऑप्शंस में हम ग्वालियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 80वां प्रश्न है, भारतीय राजकोष नीति का उद्देश्य क्या नहीं है। जो फिस्कल पॉलिसी है हमारी, उसका उद्देश्य क्या नहीं है। फिस्कल पॉलिसी, हमारी राजकोषीय नीति किन उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है, प्रश्न का अर्थ यही है। तो भारत में पूर्ण रोजगार रहे, इस उद्देश्य को तैयार किया जाता है। इसी तरह से मूल्य स्थिरता भी इसका उद्देश्य हो सकता है। और साथ ही धन तथा आय का न्यायोचित वितरण भी ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियामन, फिस्कल पॉलिसी जो हमारी राजकोषीय नीति है उसका ये उद्देश्य नहीं है कि वो राज्यों के बीच में व्यापार का नियामन करे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो सकता है। 81वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम
शीर्ष गीत रहा, शीर्ष गीत रहा यानी कि टॉप का गीत रहा, यानी कि जिस गीत के आधार पर वो आंदोलन चलता रहा। तो इसका उत्तर जो है साथियों स्वदेशी आंदोलन है, जिसे हम अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन मान सकते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 7 अगस्त 1905 को हुई थी, 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और ये आंदोलन जो है वो पहला आंदोलन माना जाता है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। और इस आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो टाउन हॉल कलकत्ता में हुई थी। टाउन हॉल में, ध्यान रखिएगा, टाउन हॉल कलकत्ता में हुई थी। और ये इस तिथि को आरंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। और जो शीर्ष गीत रहा वो वंदे मातरम रहा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 82वां प्रश्न है, टाइगर स्प्रिंग किसकी जीवनी है? टाइगर स्प्रिंग किसकी जीवनी है, यानी कि किसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है? साथियों, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी जो है वो टाइगर स्प्रिंग नाम से छपी है। और टाइगर स्प्रिंग जो जीवनी है बोस बाबू की, वो लिखने वाले जो थे ह्यू टोए थे। ह्यू टोए ये राइटर हैं टाइगर स्प्रिंग पुस्तक के। अच्छा प्रश्न हो सकता है, किसी भी समय ये आ सकता है आपकी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? वॉशिंग मशीन साथियों अपकेंद्रीय बल पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय या अभिपरासरण, केंद्र अभिपरासरण या केंद्रीय अभिपरासरण के सिद्धांत पर यह काम करती है। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो उस कपड़ों में से मैल छिटक कर बाहर की ओर आ जाता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण ही होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिलिकॉन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्या है? कंप्यूटर से है। और इस सिलिकॉन को हम एसआई के रूप में भी इसके नाम को जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कह सकते हैं। ये एक रासायनिक तत्व है। क्या है? एक रासायनिक तत्व है। और ये रासायनिक तत्व जो है किस काम में आता है? इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के काम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में भी ये आता है। इसमें आवेश होता है, लेकिन ये अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका सही उत्तर बैठ रहा है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था, कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। 11 फरवरी 1922 को इसका स्थगन हुआ था। और इसके स्थगन के कारण जो था वो क्या था? इसका स्थगन का कारण था चौरा चोरी कांड का होना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग की स्थापना, कई बार आपने इस प्रश्न को पढ़ भी लिया होगा और इस प्रश्न को आपने किया भी होगा, कहीं ना कहीं आपको ये टकराया भी होगा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और ये नीति आयोग ने किस आयोग को प्रतिस्थापित किया था? ये आप सभी लोग जानते हैं, योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापित किया था। और योजना आयोग का अंतिम दिन जो हुआ वो 31 दिसंबर 2014 का था। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि योजना आयोग की समाप्ति कब हुई, तो 31 दिसंबर 2014 को हुई। और इसके अलावा योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके पदेन अध्यक्ष का जो भार होता है या दायित्व होता है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत व विश्व का प्रथम रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है हैदराबाद। इसका उत्तर है हैदराबाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दुनिया का भी पहला है और भारत का भी पहला है और ये हैदराबाद में लगाया गया है। करंट अफेयर्स में ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 88वां प्रश्न देखते हैं, किस हिमालयी जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? फूड एनिमल यानी कि खाद्य पशु का टैग दिया गया है और ये है याक। याक को दोस्तों फूड एनिमल का टैग दिया गया है। और ये याक जो है हिमालयी क्षेत्रों में माल ढोने के काम में आता है। द्रौपदी मुर्मू किस संख्या की राष्ट्रपति हैं? अच्छा क्वेश्चन है। 15वीं राष्ट्रपति हैं वो देश की। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि 15वीं राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनके साथ साथ जुड़े हुए जो लिंक्ड क्वेश्चन हैं उनको भी हमें जरूर देखना चाहिए। देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कब बनी? 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को वो राष्ट्रपति बनी। और अभी पीछे पटवारी में भी ये प्रश्न आया था कि इनकी आदिवासी की जाति पूछी गई थी, तो ये संथाल जाति है। संथाल जाति है। और ये किस राज्य से हैं, इस संबंध में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये उड़ीसा राज्य से हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा राज्य से। और प्रथम दलित
और आदिवासी महिला हैं, प्रथम दलित आदिवासी महिला हैं ये जो कि राष्ट्रपति बनी है। और इसके अलावा एक प्रश्न और भी है यहाँ पर कि द्रौपदी मुर्मू ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, यानी कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाला कोई अगर राष्ट्रपति बना है तो वो द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा एक और इनके साथ प्रश्न जुड़ता है कि ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली महिला है। ठीक है, महिला हैं या राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तो उड़ीसा में इनका जो राज्य है उड़ीसा है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो और क्लोज जाने की कोशिश करें तो उड़ीसा में मयूरभंज जिले में इनका वेदापोसी गांव करके है। वेदापोसी गांव अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कभी ये पूछा जा सकता है, वेदापोसी गांव। तो ये ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी के संबंध में ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 90वां क्वेश्चन है, राजपथ को अब क्या नाम से जाना जाता है? राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। साथियों, राजपथ पर जो परेड निकलती है वो इस बार कर्तव्य पथ के नाम से जो राजपथ को किया गया है उस पर परेड निकली है 26 जनवरी की। और राजपथ को जो राज नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रखा गया, उसकी तिथि भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। 7 सितंबर 2022 को राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक, ध्यान रहेगा, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। 91वां प्रश्न है, G20 की बैठक 2022 में कहाँ हुई थी? सीधा सीधा आंसर है इसका, बाली इंडोनेशिया में इसकी मीटिंग हुई थी। इस वर्ष भारत में इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को, और भारत द्वारा सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। उसकी तैयारियों के लिए लगातार पूरे देश में शेरपा बैठक आयोजन की जा रही है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक 14 रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? दिसंबर में 14 रामसर स्थानों को रखने वाला राज्य कौन सा है? तो ये साथियों आंसर इसका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 रामसर स्थान हैं और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 रामसर स्थान हैं। और अगर हम रामसर स्थानों की बात करें तो 75 रामसर स्थान इस समय हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? ये उत्तराखंड से प्रश्न है। ये देवस्थल नैनीताल में स्थापित किया गया है और इसके स्थापन का वर्ष जो अगर पूछा जाए या समय पूछा जाए तो आप बताएंगे जून 2022। जून 2022 में देवस्थल में ये स्थापित किया गया है नैनीताल में एरीज के द्वारा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स से भी है और उत्तराखंड से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? साथियों, केरल का त्योहार है ओणम। और ये ओणम किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि फसलों की कटाई के संबंध में ये फेस्टिवल है। और वास्तव में अगर और ज़्यादा देखें हम इसको तो ये ओणम फेस्टिवल जो है वो भगवान वामन की जन्म दिवस को भी मनाने का ऐसा जानकारी है कि वामन भगवान के जन्म दिवस को भी जो है जयंती को भी ओणम के रूप में मनाया जाता है। 95वां प्रश्न है, दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 2637 मीटर हाइट की ये चोटी है दोदा बेटा। और ये दक्षिण भारत नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विलुप्त प्रजाति मानी जाती है जब वह दिखाई नहीं देती। कितने दिन तक अगर वो दिखाई ना दे तो वो विलुप्त मान ली जाती है? तो ये उत्तर है 15 वर्ष। अगर कोई पक्षी, पशु या कोई भी प्रजाति 15 वर्ष तक दिखाई नहीं देती है तो वो विलुप्त मान ली जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 97वां, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा। संकट काल का मतलब यहाँ आपातकाल से है, आपातकाल से, इमरजेंसी से है। तो संकट काल का अनुमोदन कितनी अवधि में ले लिया जाना चाहिए? साथियों, संकट काल, आपातकाल जिसे हम कहते हैं, वो 352 अनुच्छेद को ही संकट काल कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय संकट काल या राष्ट्रीय आपातकाल तभी होता है और इसका अनुमोदन संसद से लिया जाना आवश्यक होता है। और इसका अनुमोदन लेने के लिए अवधि है 1 माह। 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन संसद से लिया जाना आवश्यक है। और इसके बारे में और भी जानकारी है, पहले इसकी अवधि 2 मास थी, लेकिन 1978 में संविधान संशोधन 44 के तहत इसकी अवधि को कम करते हुए 1 माह कर दिया। वर्तमान में अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो संसद से उसका अनुमोदन 1 माह में लिया जाना अनिवार्य होगा। 98वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण के लिए संकट कौन सा है? पर्यावरण के लिए ये वृक्ष दे रखे हैं, वृक्षों की प्रजातियां दे रखी हैं। तो यूकेलिप्टस जो है वो सबसे ज़्यादा संकट
का कारण बन रहा है पर्यावरण का, क्योंकि इसमें पानी शोषण करने की या शोषित करने की, पानी को अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न आता है 99वां क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? साथियों, कांगो बेसिन में पिग्मी पिग्मी जनजाति है वो पाई जाती है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, कुल मिलाकर के 200वां प्रश्न है ये। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका प्रश्न का उत्तर तो दिल्ली है, नई दिल्ली है, लेकिन हमें इसके बारे में समझना होगा ये है क्या। अक्टूबर 2022 में ये योजना आरंभ की गई है मोदी जी द्वारा। मोदी जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, शुरू किया गया, और इसका जो मोटिव है वो है एक राष्ट्र एक उर्वरक, यानी कि एक ही नाम से उर्वरक का बिकना। तो इसको जो हम देखते हैं कि खाद का यानी कि उर्वरक का एक ही ब्रांड, एकल ब्रांड कर दिया गया है जिसका नाम है भारत। ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत खाद का जो एक ब्रांड बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, करंट अफेयर्स में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इसका सामना करना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के आपने 200 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये अवश्य ही काम में आएंगे और लाभ इसका आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम और नए क्वेश्चंस के साथ हम अगली वीडियो में आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।